सो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जब आप लेक्चर देख रहे हैं। और हम आपको बता दें मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनिज्म यूनिट 5, इसके पहले मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है, इसमें आपको एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर बिल्कुल डिस्कस्ड होगा विद ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एमसीक्यू। एंड हाँ, अगर इस लेक्चर को अगर आप यूनिट 5 ये वन शॉट इसमें पूरा टॉपिक आपको कवर होगा विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस। इससे पढ़ के आप इजीली इस चैप्टर से तो बिल्कुल 15+ स्कोर इजीली आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एक चैप्टर से काफ़ी वेटेज होता है। इसी प्रकार मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट कवर किया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स 2 को बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर किया गया। इसी चैनल में आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। यूनिट 3 का, यूनिट 4 का सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। उसी प्रकार ये आपका यूनिट 5 जो कि मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनिज्म। फाइनली इसके बाद मैं 6, 7, 8 इजली आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर एक बार चेक करिएगा एंड या फिर कमेंट बॉक्स ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रिगार्डिंग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी, जूलॉजी, जियोग्राफी, केमिस्ट्री जितना हो सकेगा हमसे मैं उतना आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। एंड कमेंट करिएगा अगर जो भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बिल्कुल इजी वे में आप यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से रहे हो, 12 तक आपको इजीली क्लियर किया जाएगा। हर एक आपका जो है डाउट वूट सब बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट। सेक्स डिटरमिनिज्म, मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनिज्म यूनिट का नाम है, जो कि यूनिट नंबर 5 है। आपको हम बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिकॉज यहाँ से आपका कम से कम तो 15+ मार्क्स आप फिक्स करके चलिए। यहाँ पे 15+ आपका नंबर मान के चलिए कि इस यूनिट से केवल मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनिज्म से आएगा। एंड अगर इस वीडियो की बात करें तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू केवल चाहिए तो आप वीडियो को थोड़ा सा लास्ट में मूव कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30+ मिनट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसी वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पे केवल एमसीक्यू मिलेगा। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का हर एक अच्छे से बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। फाइनली उसको पहले बता दें आपको इस वीडियो में मैं क्या क्या बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले आपको बता दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होगा आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपका मिड टर्म हो चाहे आपका मेन एग्ज़ाम हो, आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। उसके बाद ये एमसीक्यू 20+ एमसीक्यू आपको बताऊंगा, 20+, जो कि बिल्कुल मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनिज्म आपकी यूनिट का 5 है। बिल्कुल इसी के रिगार्डिंग आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो होने वाला है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल उसी को एमसीक्यू डिस्कस किया जाएगा। कौन सा एमसीक्यू, केवल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। एंड 5+ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5+ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद फुल वन शॉट वीडियो है, मात्र उड़ा के 60 मिनट तक जाएगा। उसके नीचे ही रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहाँ पे है 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो भी आपको बता देता हूँ क्या क्या है। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे आपका 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट सेक्स डिटरमिनिज्म एंड मेंडलिज्म। उसके बाद सेकेंड है आपका मेंडल सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट प्लांट, किस प्रकार से उन्होंने पाइसम सटाइवम प्लांट को लिया था, तो क्या क्यों उसी को लिया, क्यों कोई और प्लांट नहीं लिए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको बात होगा। फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डाई हाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद है आपका तीसरी टॉपिक इंपॉर्टेंट जो हो जाती है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, किस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद है कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस जो ब्लड ग्रुप वाला है, IA, IB, IO वाला, IB, IO, IO, AB वाला, इस प्रकार से कुछ है। को डोमिनेंस को आपको इजीली बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि 7वीं टॉपिक है। 8वीं है लिंकेज, किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन 1 जनरेशन से 2 जनरेशन में होता है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस, क्या उसका ड्रॉबैक, क्या उसका जो है रहता है फ़ायदा नुकसान। 6 क्रोमोसोम 6 मैंस कैटल्स, कैसे पता चलेगा कि कौन, मतलब पहले पता चलेगा कि ये मेल है फीमेल है, कैसे उसका पता करेंगे, कैसे सेक्स का डिटरमिनिज्म करते हैं कि मेल है या फीमेल है, इसके बारे में। फिर रेसिप्रोकल क्रॉस आपका है। फिर उसके बाद सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर कुछ है। तो फाइनली 10 टॉपिक ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनिज्म, इतिहास क्या है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनिज्म चैप्टर का, एंड कैसे कैसे सब कुछ स्टार्ट होता है इस चैप्टर में, उसके बारे में आपको बता दें। सबसे पहले ऑस्ट्रियन के एक मॉन्क थे, एंड उनका ही नाम था ग्रिगोरियन जॉन मेंडल इनका नाम था। एंड 1822 से 1884 तक इनका पूरा आयु सीमा रहा है। 1822 से 1824 तक इनका इतिहास काल रहा है ग्रिगोरियन जॉन मेंडल, जिनके रिगार्डिंग आपको 2 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 5 एंड यूनिट 6, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनिज्म यूनिट 6 है आपका। एंड फाइनली मैं यूनिट 5 डिस्कस कर रहा हूँ मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनिज्म। तो इसके जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं ग्रिगोरियन जॉन मेंडल,
जो कि ऑस्ट्रेलियन के एक मॉन्क थे। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन अभी पिछली बार बना था, जो है किसी यूनिवर्सिटी में, हमको याद नहीं, लेकिन ये बना था यहाँ से। फादर ऑफ जेनेटिक्स हुई थी, फादर ऑफ जेनेटिक्स ऑप्शन दिया था हुग डी विरिस एंड मॉन्स टेस्मार्क एंड ग्रिगोरियो जॉन मेंडल। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ग्रिगोरियो जॉन मेंडल। तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपको पहले ही लाइन में बन जाता है कि आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो आप यहाँ पे इसका इजीली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। अगर हम बात करें आगे इसमें, तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स वाइल सर्विंग एज स्कूल्स टीचर्स इन ब्रून इस मॉडर्न स्कूल ही परफॉर्म प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। देखिए मेन चीज़ तो यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, आपको कहानी की तरह थोड़ा सा आप इसको सुन लीजिए। क्या हुआ था कि एक कॉलेज में, एक स्कूल में टीचर की तरह काम करते थे कौन, ग्रिगोरियो जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रेलियन के एक मॉन्क थे। एंड अगर बात करें हम और इसके बारे में, तो इन्होंने एक गार्डन में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। मॉन्क मतलब होता है, जैसे मॉन्क मतलब कर रहे हैं, मतलब पादरी उदरी नहीं होते हैं जो जिस मंदिर में पुजारी होते हैं, उसी प्रकार से मॉन्क होते हैं, पुजारी आप मान के चलिए, ठीक है, समझने के लिए। एंड वो क्या करते थे भाई, अब सब्जी उब्जी उगाते थे थोड़ा सा, तो उस पर स्टडी भी करते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। एक प्लांट था पी का, मटर का पौधा, जो कि आप 11-12 से जानते होंगे, 11-12 से 1854 से 1864, 1856 से 1864, ये जो लगभग 8 से 10 साल का लाइफ पीरियड रहा उनके, उसमें इन्होंने पाइसन सटाइवम की खेती की, इसके बारे में डिस्कस स्टडी किया। एंड इन स्मॉल, जो है कि छोटा सा गार्डन था, उसी में वो लगाते थे प्लांट। एंड पी के बारे में, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि क्यों उन्होंने पी का ही प्लांट लिया, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करिए। एंड अगर हम बात करें तो उनका एक्सपेरिमेंट जो था वो प्रोसीड हुआ था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ब्रन इन 1886। तो ये वाली लाइन आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उनका नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न के द्वारा पब्लिश किया गया भाई, क्योंकि हर एक चीज़ पब्लिश होता है तभी तो लोगों की नज़र में आता है। अगर आपके अगल बगल कोई अगर घटना घट रही है, अगर जब तक वो घटना अगर अखबार में नहीं आएगी, अगर कोई घटना है अगर वो अखबार में, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कि अगर वो घटना जब तक किसी भी प्रकार की जो है अखबार में नहीं आएगी, तो तब तक उसको कोई जानेगा नहीं। तो किसी घटना को क्या करता है, प्रकाशित किया जाता है, मतलब उसको पब्लिश करना पड़ता है। तो किसी घटना को जब तक हम लोग पब्लिश नहीं करते हैं, तब तक क्या होता है, उसको कोई लोग जानते नहीं उस घटना के बारे में, ठीक है ना। तो पब्लिश्ड होगा तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा, संचार होगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी जानकारी निकल के आती है कि जो है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक आया था। उसके बाद तो इनका सोसाइटी ऑफ ब्रन के द्वारा पहली बार इनका पब्लिश किया गया ग्रिगोरियन जॉन मेंडल का, जो कि एक पादरी थे, मॉन्क थे, पाइसन सटाइवम का स्टडी किए थे 1856 से 1864 तक। ये हो गया कुछ इनके बारे में बात। मैं जहाँ जहाँ टिक कर रहा हूँ उसको आपको नोट कर लेते आना है। ग्रिगोरियन जॉन मेंडल 1856 से 1864, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है। एंड सोसाइटी ऑफ ब्रन, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन, ठीक है। एंड हिज इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हाउ एवर रिमेंड अननोन इन 1900 बिकॉज मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट एट दैट टाइम वेयर बिजी इन एनालाइजिंग डार्विन। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य होता है, क्योंकि उस टाइम, जिस टाइम 1856 से 1864 का समय था, इस टाइम आपको बता दें हम, जो है मेंडल जी तो अपना पाइसन सटाइवम में काम कर रहे थे, क्योंकि वो पी का प्लांट लगाते थे, गार्डन में काम भी करते थे। एंड डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से मिल रही थी, इनकी थ्योरी को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि डार्विन इवोल्यूशन की थ्योरी से समय लाए थे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की, विच अपीयर्ड इन 1859। मेंडल वर्क रीडिस्कवर्ड बाय 3 बोटनिस्ट। जो 3 बोटनिस्ट थे, उन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को क्या किया, आगे बढ़ाया। तो तीनों साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है आपको। पहला साइंटिस्ट है हुगो डिवरीज, जो कि हॉलैंड के थे, उनका नाम क्या है, हुगो डिवरीज। हुगो, यहाँ पे ओ है, हुगो डिवेरीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है नाम, आप इजली इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर, हुगो डिवरीज, ठीक है। तो हुगो डिवरीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, हॉलैंड के थे उन्होंने, और कोरेंस जर्मनी के थे, और एक साइंटिस्ट थे वॉन टेस्मार्क ऑस्ट्रिया के थे। एंड ऑस्ट्रेलिया के नहीं थे, ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। और ये भी ऑस्ट्रियन ही थे, ऑस्ट्रिया दूसरा, ठीक है ना। ईच 3 बोटनिस्ट वाइल वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑब्टेन्ड रिजल्ट वेर सिमिलर टू दैट ऑफ मेंडल। मतलब मेंडल, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, दूसरा क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि विच साइंटिस्ट आर प्रोसीड द मेंडल एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन बनेगा विच या फिर हु साइंटिस्ट प्रोसीड द मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो आ जाएगा हुगो डिवरीज एंड कोरेंस एंड वॉन टेस्मार्क while working independently obtained result which similar to that the मेंडल। मतलब मेंडल की तरह बिल्कुल सिमिलर बताएं उन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया, क्योंकि उस टाइम मेंडल का एक्सपेरिमेंट उतना ज़्यादा नामी क्यों नहीं हो पाया, हालांकि उनका तो छपा तो था
जो कि एक पत्रिका थी, हम बोल सकते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ बर्न के द्वारा उनका छपा था। लेकिन उनका फेमस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसमें दिक्कत क्या थी, उस टाइम उस टाइम डार्विन जो कि काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है इवोल्यूशन के लिए, जो कि किस प्रकार से बताते हैं पहले ह्यूमन किस प्रकार से हुआ करता था, पहले लटका इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से होता गया, फिर धीरे धीरे सीधा हुआ, किस प्रकार से आदि मानव से मानव का काल आया। तो उस पर काम कर रहे थे डार्विन। इनकी थ्योरी को उस टाइम कोई लोग महत्व दे नहीं रहे थे। तो वहाँ से धीरे धीरे इस प्रकार से मेंडलिज्म के इस सेक्स डिटर्मिनिज्म की थ्योरी की जो है उत्पत्ति होती है, विकास होता जाता है धीरे धीरे। फिर उसके बाद आपका एक टॉपिक यहाँ से बनता है कि जब यहाँ पे मेंडलिज्म का जो ये सब चलता है तो इसका क्यों उन्होंने, एक तो क्वेश्चन साधारण सा बनेगा यहाँ से और इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब आपके दिमाग में भी आना चाहिए, क्योंकि क्यों उन्होंने पाइसम सटाइवम प्लांट लिया, तो उन्होंने मटर का ही पौधा लिया, क्यों कोई और पौधा नहीं लिया। उसके पीछे के भी काफ़ी सारे रीजंस हैं एंड वो सभी रीजंस इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 7 रीजंस है, तो उसको भी आपको बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक्सपेरिमेंटल प्लांट मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी पाइसम सटाइवम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पाइसम सटाइवम यानी कि पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्या आप बता सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ही चॉइस अ प्लांट वाज नॉट एक्सीडेंटल। उन्होंने कोई अपने मन से सोकर उठे कहे कि नहीं नहीं भाई मटर का पौधा बढ़िया है, चलो चलते हैं मटर के पौधे को ही ले लेते हैं, ऐसे उन्होंने मटर का पौधा नहीं लिया। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे कुछ कारण है, उन्होंने क्यों पी का प्लांट लिया। इट कैन बी ग्रो इजली इन ओपन ग्राउंड और पॉट्स। आपको भी पता होगा, आप मटर की खेती देखे होंगे, गाँव से होंगे तो देखे होंगे, अगर बाजार में होंगे तो भी आप तो बिकते हुए मटर की सब्जी तो जरूर खाए होंगे आप लोग मटर की, ठीक है, कितना बढ़िया उसका लगता है सब्जी। तो होपफुली आप जानते हो कि ये ग्रो इजली हो जाता है। अगर जो भी गांव से हैं तो इजली बता सकते हैं कि ये ओपन ग्राउंड में पॉट में कहीं भी, पॉट मतलब गमले में कहीं भी ये इजली ग्रो कर सकता है। एंड दूसरा इसके पीछे का कारण था इसको सिलेक्ट करने का। वाई मेंडल सेलेक्ट द एक्सपेरिमेंट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट पाइसम सटाइवम। सेकेंड आपका बनता है यहाँ पे, फर्स्ट तो आपका क्या बन जाता है, फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखिए, आप यहाँ पे लिखिए, हमारे साथ लिखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाई मेंडल सिलेक्ट दी पाइसम सटाइवम। तो पहले पाइसम सटाइवम की स्पेलिंग लिखिए यहाँ पे, PISUM पाइसम, फिर उसके बाद SATIVUM पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम प्लांट था जिसको हम बोलते हैं पी यानी मटर का पौधा, इसको लिए थे। एंड फिर अब क्यों इसको लिए थे उसके लिए पहला पॉइंट लिखिए यहाँ पे, ठीक है, क्यों उन्होंने पाइसम सटाइवम प्लांट को ही लिया था। पहला यहाँ पे लिखिए आप फटाफट, बिकॉज इट कैन ग्रो ईजली। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आसानी के साथ इस सिंपल भाषा में, ग्रो ईजली, ठीक है। ग्रो ईजली आप समझ जाइए कहाँ ग्रो होगा, ग्रो ईजली ऑन ग्राउंड भी लिख सकते हैं, ग्राउंड मतलब जमीन पे, ठीक है, ग्रो ईजली ऑन ग्राउंड। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए दूसरा क्यों उन्होंने मटर का, पहला हो गया कि ग्राउंड पे ग्रो होगा, फिर दूसरा लिखिए क्यों उन्होंने लिया, ठीक है। एंड बिकॉज इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती होगी, आपको पता है कि मटर का पौधा काफ़ी शॉर्ट लाइफ जो है शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है इसका, ठीक है ना। इसको जो है 1 साल में 2 से 3 बार हम उगा सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट लाइफ क्यों कहा हूँ मैंने, क्योंकि यहाँ पे इसको 1 साल में आप 2 से 3 बार उगा सकते हैं इजीली। शॉर्ट लाइफ इसलिए कहा गया है मटर के पौधे को, ठीक है। एंड अगर और हम बात करें कारण क्यों मेंडल जी ने क्यों मटर का ही पौधा चूज़ किया, ठीक है, तो थर्ड इंपॉर्टेंट कारण हो जाता है, आप हमारे साथ लिखिए पी यानी कि मटर का पौधा जो है वो बाइसेक्सुअल होता है। व्हाट इज मीन्स अबाउट बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल आप लिख लीजिए, मटर का प्लांट बाइसेक्सुअल होता है। तीसरा आपका होगा, अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल क्या होता है, तो हम बात करें जिस प्लांट में मेल एंड फीमेल का सिंबल है, मेल एंड फीमेल्स आर फाउंड ऑन दी वन प्लांट, मतलब अगर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फाउंड इन सेम फ्लावर, उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। एंड बिकॉज दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड, अगर जब ये बाइसेक्सुअल होंगे तो सेल्फ पॉलिनेटेड भी होंगे। सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब स्वयं से अपना जो है पॉलिनेशन कर लेंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैंने 3 रीज़न बताया, चौथी रीज़न के बारे में भी बात कर लेते हैं। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, मैंने आप जो आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, इस जो चौथा रीज़न आपका इसी पे बेस है ही क्यों उन्होंने पाइसम सटाइवम प्लांट को लिया। काफ़ी ध्यान से इस चौथे रीज़न को लिखिएगा, ठीक है। पाइसम सटाइवम या फिर पी आप लिख सकते हैं, ठीक है। पाइसम सटाइवम लिखिए, पाइसम सटाइवम यहाँ पे यू होगा, पाइसम सटाइवम हैज़ सेवरल वराइटीज़, सेवरल मतलब बहुत सारे,
एंड वैरायटीज़ की स्पेलिंग आप लिख लीजिए VARIETIES, ठीक है, सेवरल वैरायटीज़। पाइथन से टाइप हैव सेवरल वैरायटीज़, ठीक है। अब वही सेवरल वैरायटीज़ में टोटल 7 वैरायटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, वही कैरेक्टर उसका हो जाता है। तो यही 4th रीज़न से यहाँ पे आपका ये जो डायग्राम देख रहे थे आप अपनी इतनी देर से, इस डायग्राम का भी एक कारण है। जो डायग्राम है इसको भी अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे, अगर आपका कहीं सब्जेक्टिव है तो आप इजीली एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव भी आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उन्होंने जो प्लांट लिया था भाई, वह प्लांट उन्होंने लिया था उसके कुछ कैरेक्टर को देखते हुए, ठीक है ना, उसके कुछ कैरेक्टर को देखते हुए उन्होंने वह प्लांट को लिया हुआ था। तो पहला क्या था, जो है हाइट ऑफ द प्लांट देखा था उन्होंने, मतलब हाइट ऑफ द प्लांट देखा था, कितना बड़ा प्लांट है, ठीक है। पोजीशन ऑफ फ्लावर देखा था, शेप ऑफ पॉट देखा था, कलर ऑफ पॉट, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड कोट एंड फ्लावर, कलर ऑफ कॉटिलीडन, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें फ्लावर कलर का, अगर हम बात करें फ्लावर कलर का जैसे आपको दिया हुआ है, फ्लावर कलर पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है। पर्पल जो रहता है वो डोमिनेंट रहता है, जो वाइट होता है वो रिसेसिव। एंड डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात करें, हम थोड़ा सा डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात कर लेते हैं। तो डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को प्रदर्शित करे, ठीक है, जो अपने आप को प्रदर्शित करे। भाई हिंदी थोड़ा सा लिख रहा हूँ ताकि सबको आराम रहे। रिसेसिव मतलब जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाए। जैसे आपने क्रॉस देखा होगा, टी जो क्रॉस होता है ये डोमिनेंट होता है, वाइल जो टी स्मॉल टी से हम दिखाते हैं ये रिसेसिव कैरेक्टर हो जाता है। डोमिनेंट जो अपने आप को शो करे, वो दिखा दे कि मैं हूँ प्रेजेंट, ठीक है, उसका कुछ कैरेक्टर अच्छे होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा अच्छा होता है डोमिनेंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड जो रिसेसिव होता है वहाँ पे आपको इजली एग्जांपल के थ्रू अभी समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से और क्लियर हो, ठीक है ना। तो पहला तो हो गया इनका फ्लावर कलर, जो पर्पल कलर के थे वो डोमिनेंट थे, वो अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छे से कर रहे हैं। तो उनके अंदर काफ़ी अच्छा मतलब सब कुछ बढ़िया सीड भी था, काफ़ी अच्छे प्लांट उसके थे, काफ़ी अच्छा उससे पैदावार भी हो रहा था। एंड जो वाइट कलर के थे वो रिसेसिव थे। उसी प्रकार सीड का शेप बात करें, सीड की शेप ऑफ सीड, तो कुछ का राउंड था और कुछ का रिंकल्ड था। जो राउंड वाले थे वो डोमिनेंट हो जाते थे, एंड जो रिंकल्ड वाले थे यानी जो झुर्रीदार सीड थे, जिसको हम बोलते हैं रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार सीड, वो क्या आपके जाते थे रिसेसिव कैरेक्टर में आ जाते थे। उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं तीसरा कैरेक्टर आपका है, तीसरा कैरेक्टर है सीड कलर। भाई तीसरा कैरेक्टर क्या आपका है, सीड कलर, ठीक है ना। सीड का कलर कुछ का येलो होता था एंड कुछ का ग्रीन होता था, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कलर ऑफ कॉटिलीडन्स। जो येलो कलर के होते थे वो डोमिनेंट होते थे, एंड जो ग्रीन कलर के होते थे वो रिसेसिव होते थे। बिकॉज ये डोमिनेंट जो कलर है इसको हम ज़्यादा समय के लिए रख सकते हैं। जो मटर हम बाजार में खरीद के उसकी दाल बनाते हैं मटर का, ये उसी का बनता है, येलो वाले का, नॉट ग्रीन वाले का। ग्रीन वाला तो हम लोग ख़त्म कर देते हैं खा के, जो उसका बनाते हैं, ठीक है। तो एंड फोर्थ आपका रीज़न होता है, पहला हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा रीज़न आपका है पॉड कलर। एंड पॉड कलर की बारे में बात करें, कलर ऑफ पॉड, पॉड मतलब होता है आपका जो उसका होता है यानी कि छिलका होता है। इजली भाषा में बात करें तो पॉड मतलब होता है छिलका। कुछ का इन्फ्लेटेड होता है एंड कुछ का कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। इन्फ्लेटेड मतलब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है इन्फ्लेटेड, यहाँ पे गौर करिए इन्फ्लेटेड, एंड एक है कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, यहाँ पे मैं आपको हटाता हूँ इसे, ये देखिए इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब बिल्कुल ऐसे कुछ इस प्रकार से। तो इन्फ्लेटेड जो था वो डोमिनेंट था, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड था वो क्या था, रिसेसिव था। उसी प्रकार प्लांट हाइट की, हाइट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट टाल थे यानी कि 6 से 7 फीट के थे, ये जो टाल वाले में लगभग 6 से 7 फीट के आते थे तो उसको टॉल में रखा गया। जो शॉर्ट थे उसमें 3 से 4 या फिर 1 से लगभग 4 से 1 फीट, मतलब थोड़ा छोटे डॉर्फ में 1 से लगभग 3 फीट के अंदर रखा गया डॉर्फ में, यानी कि उसको बौना जिसको बोलते हैं उसको शॉर्ट में रखा गया। तो इसका डोमिनेंट फीचर हो गया प्लांट हाइट में, टाल एंड शॉर्ट, ठीक है। अगर पूछ दिया कि टाल में कितना टॉल रहेगा तो 6 से 7 फीट टॉल में आते हैं, 1 से 3 फीट शॉर्ट में आते हैं। एंड अगर हम बात करें फ्लावर पोजीशन ऑफ फ्लावर की पोजीशन क्या होती थी, तो यहाँ पे आप फ्लावर की पोजीशन देख सकते हैं। फ्लावर की पोजीशन क्या है, एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल एंड टर्मिनल आप ध्यान से देखिए तो इसमें लिखा हुआ है एक्सियल एंड टर्मिनल में आपका जो एक्सियल प्लांट थे उनके एक्सिस वो डोमिनेंट थे, क्योंकि उनकी एक्सिस पे जो है ग्रो करते थे फ्लावर, एंड टर्मिनल वाले पे उनके टर्मिनल पे ग्रो करते थे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके कैरेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि अब आपका अगला टॉपिक है लॉ ऑफ डोमिनेंस।
तो होपफुली आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। A dominant gene will express itself over the recessive gene called law of dominance. इसमें क्या होता है, एक टीटी जीन रहता है, एक टीटी जीन रहता है जो डोमिनेंट होता है, और वहीं एक डॉर्फ टीटी प्लांट होता है जो कि रिसेसिव रहता है। ये दोनों आपस में क्रॉस करके 3:1 का रेशियो बनाते हैं। फिनोटिपिक रेशियो इनका 3:1 का रहता है, तो इन्हें कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी तरीके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में केवल इतना रहता है, इसमें डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अगर हम और आगे इसमें देखें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पेरेंटल जीन आर randomly separated of the germ cell such that germ cell receive only one gene from each pair। ये हो जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन। अगर सेग्रीगेशन के बारे में अगर हम और डीप में बात करें तो इट स्टेट दैट व्हेन हाइब्रिड ऑफ फर्स्ट फिलल जनरेशन आर अलाउड टू फर्टिलाइज अमंग देमसेल्व्स, both dominant and recessive traits separate out segregate in the second generation in the ratio of their dominant and one recessive। अगर फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो दोनों का सेम रहने वाला है। अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशियो क्या है तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस, प्लांट अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, फिजिकल अपीयरेंस को देखकर इसे हम बता सकते हैं, उसे कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। एक होता है फिनोटिपिक रेशियो, और एक होता है जीनोटिपिक रेशियो। दो रेशियो होता है, एक फिनोटिपिक एक जीनोटिपिक। अगर हम बात करें इसके रेशियो की तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है कुछ इस प्रकार रहने वाला है। फिनोटिपिक रेशियो की बात करें हम तो फिनोटिपिक रेशियो दोनों का 3:1 होगा, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होगा। 1 हमेशा जो है आपका होगा ये डोमिनेंट एंड इस प्रकार से कुछ देख लीजिए 1:2:1 इसका है जीनोटिपिक रेशियो, एंड 3:1 है इसका फिनोटिपिक रेशियो। एक आपको फिगर दिखाता हूँ, इस फिगर को देखिए, मे भी इससे आपका कुछ क्लियरेंस दूर हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो किस प्रकार से एक प्लांट है, टाल है, और एक है डॉर्फ है, दोनों का रेशियो यही होने वाला है। यहाँ आप देखेंगे तो 1:2:1 इसका एक जीनोटिपिक रेशियो इसके जीन का। लेकिन अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ए भी टाल है, ए भी टाल है, ए भी टाल है, ए केवल डॉर्फ है, तो इसका हो जाएगा 3:1 फिनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ से आई होप क्लियर हुआ होगा आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो चलते हैं अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। सो जो मेंडल थे उन्होंने दो प्रकार का क्रॉस किया था, एक था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक था डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई मतलब होता है जैसा कि दो, ठीक है। मोनो मतलब था उसमें सिंगल। और यहाँ पे मैं आपको डाई हाइब्रिड कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था मेंडल का। तो उन्होंने बताया था कि दो पेयर होते हैं जो कि जैसे उन्होंने मोस्टली एग्जांपल जो लिया था वो लिया था एक राउंड येलो सीड का और एक लिया था रिंकल्ड ग्रीन सीड का, ठीक है। रिंकल्ड मतलब एक झुर्रीदार पीली हरी मटर ली थी, और एक उन्होंने ली थी पूरी येलो और राउंड पूरी गोलाकार में ली थी मटर की सीड। तो एक का जीनोटिपिक वाई कैपिटल आर से दिखाया और एक को स्मॉल वाई आर से दिखाया। फिर उसके गैमीट का मतलब उसका F1 जनरेशन जब उसके पहली प्रोजनी बनी तो वहाँ से भाई कैपिटल वाई और कैपिटल आर जो था उनका पी प्लांट विथ येलो एंड राउंड सीड। आप डायग्राम स्क्रीन पे देख के आपको क्लियरेंस आएगा, तो डायग्राम पे आप फोकस करिए एंड मेरी आवाज़ पे फोकस करिए। तो जो उनका पी प्लांट विथ येलो एंड राउंड सीड था, मतलब कि मटर का वह पौधा जो येलो कलर में गोल सीड में था, उसका जो प्रोजनी बनी उसमें वाई आर यानी कि कैपिटल वाई आर और कैपिटल वाई आर दो बना, ठीक है, गैमिट्स के रूप में, मतलब गैमिट्स उसका दो बना। फिर उसी तरीके से स्मॉल वाई स्मॉल आर का बना जो कि पी प्लांट विथ ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड था, जो हरा और झुर्रीदार सीड था मटर का। तो फिर जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, एक इसका वाई आर कैपिटल एक वाई आर स्मॉल, मतलब कि एक राउंड सीड येलो एंड एक ग्रीन रिंकल्ड सीड मटर का जब आपस में क्रॉस करेगा तो वहाँ से बनेगा एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसको हम बोलते हैं येलो राउंड सीड, ठीक है, येलो राउंड सीड। अब
मतलब इसमें येलो राउंड ज़्यादातर डोमिनेंट दिखाएगा अपने आप को। तो फिर इसी प्रकार से एक और हम ले लेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये इसका F1 प्रोजनी जो बनेगा, यहाँ से हम उठाएंगे गैमीट को एंड इसको हम फिर से इसका गैमीट्स निकालेंगे। गैमीट्स में करते हैं क्या है, इसलिए हम हाफ कर देते हैं, जैसे कि हमारा जो है डिप्लॉयड, जैसे आपको पता होगा हमारे अंदर 2n यानी कि 40n है ह्यूमन का, और हम क्या करते हैं अगर जब हमको हेप्लॉयड करना रहता है तो क्या कर देते हैं 23 इंटू 2, तो हो जाता है 46। तो उसी प्रकार से इसमें भी हम करेंगे। तो जो इनका डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इनके क्रॉस का एक रेशियो होता है, वही रेशियो में बताने के लिए आपको ये सब बता रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। डायग्राम भी कई बार तो कॉलेज में प्रोफेसर लोगों से भी ये गलती हो जाती है, जैसा कि मैंने देखा हुआ है अपने कॉलेज में, तो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ अपने अनुभव से। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो कैपिटल वाई और स्मॉल आर से तो कुछ इस प्रकार से इनका गैमीट्स आएंगे। ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई स्मॉल आर बनेगा, और एक स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर, और एक बनेगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। फिर इसी प्रकार से सेम इधर भी बनेगा जो इंटू एक 1, और हम लेंगे भाई क्रॉस कराएंगे जब भी फर्टिलाइजेशन होगा या फिर क्रॉस होगा तो दो डिफरेंट या फिर दो स्पीसीज़ की में होगा ना, या फिर मेल में थोड़ी क्रॉस कर लेगा। मेल को तो एक फीमेल चाहिए, या फिर मेल अकेले थोड़ी जो है एसेक्सुअल तरीके से थोड़ी क्रॉस कर लेगा, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ बॉक्स बनाऊँगा आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बॉक्स, जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो गैमीट्स आए हैं F1 जनरेशन के, उसको किस प्रकार से यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसको कुछ इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं पनेट चेकबोर्ड सिस्टम या फिर पनेट स्क्वायर के रूप में इसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। कैपिटल वाई कैपिटल आर को इस प्रकार से कुछ दिखा दे रहा हूँ आपको बना के मैं हाथ से अपने जो है पेन की मदद से, कि इस प्रकार से यहाँ पे करेंगे। तो इसी प्रकार से सबका गुणा करते जाएंगे, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर का वाई आर से करेंगे, एक बार कैपिटल वाई आर से, एक बार कैपिटल वाई स्मॉल आर से। तो अगर हम डाई हाइब्रिड की बात करें तो इसमें क्या था कि आपने देखा कि किस प्रकार से दो हाइब्रिड सीड का आपस में क्रॉस करा के डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ। तो इसमें जो फाइनल इनका रिजल्ट आएगा F2 जनरेशन का, तो इसमें आप देखेंगे राउंड जो है येलो राउंड 9 बनेगा, येलो रिंकल्ड यानी कि पीला झुर्रीदार सीड 3 बनेगा, और ग्रीन राउंड की बात करें तो वो भी 3, और ग्रीन रिंकल्ड 1। तो इनका डाई हाइब्रिड क्रॉस था मेंडल का। ठीक है, इसके बाद एक आता है आपका टॉपिक आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको बस इतना याद रखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल के द्वारा दिया गया था। इसका रेशियो 9:3:3:1 था, और ये मैंने आपको प्रोसेस भी काफ़ी डीप में बताया। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरफ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है, आप इंग्लिश में इसका ये डिफिनेशन एक बार बता दूंगा और एक बार हिंदी में स्लाइड लगा दूंगा, तो उससे आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पे है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब वह लॉ जो कि इंडिपेंडेंट है यानी कि स्वतंत्र है पूरी तरीके से। इसमें क्या इनहेरिटेंस ऑफ ईच कैरेक्टर अगर, इसमें हर एक कैरेक्टर का जो है वो अपने आप में इस स्वतंत्र हो गया है, नहीं कि उसको किसी के दबाव से अपना जो है क्रॉस करेगा। जैसे आपने देखा कि मतलब कैपिटल टी अपने आप को डोमिनेंट शो कर रहा था, तो उसके पीछे का वो अपने आप में खुद है, यानी कि कोई किसी और के द्वारा वहाँ पे हो रहा है। तो ये आपका काफ़ी छोटा सा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। सो दी टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, इसमें क्या होता है, पहले हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। जब F1 हाइब्रिड को हम जो है क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। अगर हम बात करें होमोजाइगस रिसेसिव क्या है, तो जो रिसेसिव होता है जिसका एलील्स 2 होता है, मैं आप फिगर आप इजीली देख सकते हैं। अभी हम फर्स्ट लाइन को रीड कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए। व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो क्रॉस कराया है यहाँ पे जो है होमोजाइगस रिसेसिव, तो उसी को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। व्हेन अ अननोन जीनोटिपिक डोमिनेंट इज क्रॉस्ड विथ इट्स होमोजाइगस रिसेसिव ऑफ सेम कैरेक्टर इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। सिंपल भाषा में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, पेरेंट है प्योर टाल पी प्लांट है एंड प्योर डार्फ पी प्लांट है, जो कि होमोजाइगस रिसेसिव, इसका क्रॉस कराया तो यहाँ पे टी आपको हाइब्रिड टाल मिल गया। ठीक है, यहाँ पे गैमीट टी बना, उसका टी बना है, तो आप सिंपल जानते होंगे, क्लास 11th एंड 12th का बेसिक का BSc का लेक्चर देख रहे हैं, तो इतना तो
साधारण सी बात है, इसको जानना चाहिए आपको। तो यहाँ पे जब आप क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में आपका बनेगा टी, जो एक हाइब्रिड टॉल है, इसको हम हाइब्रिड टॉल बोलते हैं। फिर असली खेल यहीं से शुरू होता है। टेस्ट क्रॉस का रेशियो एग्जाम में नहीं पूछेगा टेस्ट क्रॉस क्या है, डिफिनेशन क्या है। अगर भाई लिखित होगा तो ठीक है, लेकिन अगर जिस यूनिवर्सिटी में MCQ होगा, अगर आप नीट के एस्पिरेंट होंगे तो वहाँ पे आपको तो MCQ चाहिए, फिर वहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है। तो फिर इसका रेशियो बात आता है, तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो कैसे पता चलेगा। और हाँ, सबसे बढ़िया बात कि ये मेंडल का ही क्रॉस है, ठीक है ना। ये भी क्रॉस, टेस्ट क्रॉस को भी देने वाले साइंटिस्ट का नाम मेंडल ही था। आप जानते होंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी थे मेंडल जी, और उन्होंने इसको भी दिया था आपका। तो टेस्ट क्रॉस में बेसिकली यही है। और बैक क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है ना। बैक क्रॉस जस्ट इसका उल्टा है। अगर हम बात करें टेस्ट क्रॉस की एग्जांपल की, तो प्योर टाल पी प्लांट एंड प्योर डॉफ पी प्लांट है, इसका एग्जांपल हो जाता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे जो हाइब्रिड लिए थे जो आप हाइब्रिड लिए थे वहाँ से आप क्रॉस कराएंगे, ठीक है। वहाँ से होमोजाइगस रिसेसिव जो टी आपका था, होमोजाइगस रिसेसिव प्योर ड्राफ्ट, वो होमोजाइगस रिसेसिव है, उससे यहाँ पे आप क्रॉस कराएंगे तो आपका जो क्रॉस होगा पनेट स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर, जब इसका बनेगा तो टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पे टी गुड़े हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टाल और एक हो जाएगा ड्वार्फ, एक हो जाएगा टाल एक हो जाएगा ड्वार्फ। तो यहाँ पे आप जब रेशियो देखेंगे इसका, तो आपको आता होगा पनेट स्क्वायर निकालना। तो ये जब पनेट स्क्वायर आप निकालेंगे तो यहाँ पे इसका जो रेशियो आएगा 1:1 आएगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका फिनोटाइपिक रेशियो 1 है। एंड डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इसका कराएंगे तो 1:1:1:1 आएगा, ठीक है। तो इसका 1 ही रहेगा, टेस्ट क्रॉस का ये है कि 1:1 ही रहेगा। जब अगर हम बात करेंगे बैक क्रॉस के बारे में, तो बैक क्रॉस को ध्यान से देखिए। व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस विथ एनी वन ऑफ इट्स पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। सिंपल है। जब F1 हाइब्रिड को, F1 हाइब्रिड मतलब आपको मैंने बताया कि जब हम टी को यानी कैपिटल टी स्मॉल टी को हम जब क्रॉस कराएंगे एनी पेरेंट, किसी भी पेरेंट्स, तो उसी को हम करेंगे सिंपल बैक क्रॉस। मतलब वो कैपिटल टी से कराएं चाहे स्मॉल टी से कराएं, वही हो जाएगा बैक क्रॉस। तो इसका रेशियो भी 1:1 ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है। द फिनोटाइपिक रेशियो में आर में नॉट बी 1:1। ऑल टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस आएंगे, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ से MCQ बनता है। तो बस यही है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो अगली टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपकी स्क्रीन पे आने वाली है, कंप्लीट डोमिनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है डोमिनेंस का। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया ए, कोई ए जो है आपका ग्रुप है, ए रील है कोई आपका। तो इसमें क्या है, ए जो है ए डोमिनेंट है, ए कैपिटल ए स्मॉल ए पे डोमिनेंट है, और ए क्या है, ए डॉर्फ है। ए डॉर्फ मतलब ए बौना है प्लांट, और ए जो है ए जो आपका कैपिटल ए है, ए क्या है, ए डोमिनेंट है, मतलब ये टाल प्लांट है, ठीक है। ये टाल प्लांट है जो कैपिटल ए है। तो अब क्या होगा कि इसके ऊपर डोमिनेंसी शो कर रहा है। कंप्लीट मतलब जो अगला जनरेशन होगा वो क्या होगा, अगला जनरेशन जो इसका होगा तो टाल ही पैदा होगा, यानी जो इसका बच्चा होगा अगला वो टाल ही होगा। तो ये कंप्लीट अपने आप को शो कर रहा है, मतलब जो कंप्लीट एक्सप्रेस करे उसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। अगर हम यही बात करें इस साइड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिसका नाम है 4 ओक्लाक प्लांट। एक प्लांट है जिसका नाम है 4 ओक्लाक, CLOC की जगह थोड़ा सा कम है क्योंकि फ़ोन में वीडियो बनाना होता है। 4 ओक्लाक प्लांट, तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको थोड़ा स्लाइड हटा के दिखाता हूँ। तो हमने 4 ओक्लॉक प्लांट यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया 4 ओक्लॉक प्लांट। तो इसका क्या होगा, इसका एक RR होगा, एक इसका एलील RR होगा, और एक इसका स्मॉल RR होगा। जो कैपिटल RR होगा वो रेड कलर का होगा, जो एक कैपिटल RR ए रेड एंड ए वाइट कलर का है, ठीक है। दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है, दिक्कत होती है यहाँ पे कि जब इसका अगला स्पीसीज आता है तो वो पिंक कलर में हो जाता है। जो इसका अगला स्पीसीज आता है RR, यहाँ रेड ए वाइट, ये था वाइट कलर में, ये था रेड कलर में, लेकिन जो इसका अगला स्पीसीज है वो हो गया पिंक कलर में। तो दिक्कत यहाँ पे है कि अपने आप को कंप्लीट नहीं शो कर पाया। जो एक कैपिटल R रेड कलर का प्लांट है, ये अपने आप को 100% यहाँ पे शो नहीं कर पाया, 100% एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो इसी से हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। का एग्जांपल है 4 ओक्लॉक, जो 4 ओक्लॉक प्लांट है जो जिसका एग्जांपल है। तो बस यही है कंप्लीट इनकम्प्लीट। आई होप आपको समझ रहा है। को डोमिनेंस बेसिकली हमने सीखा कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जो कंप्लीट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो अपने आप को कंप्लीट, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि टी और टी में कैपिटल टी अपने आप को शो करता है कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस है।
इसी प्रकार हमने सीखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे एक आर था और एक स्मॉल आर था, और ये जो कैपिटल आर था ये रेड कलर में था, और ये स्मॉल आर वाइट कलर में था, और इसका जो स्पीसीज बन रहा था वो पिंक कलर में आ रहा था। ये एक रेड था, ये वाइट था, और स्पीसीज पिंक बन जा रहा था। तो यहाँ पे ये रेड वाला जो अपने आप को इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था, मतलब ये 100% डोमिनेंस नहीं शो कर रहा था। तो ये था कंप्लीट, ये इनकम्प्लीट। तो अब बताएं को डोमिनेंस क्या है। तो को डोमिनेंस बेसिकली हम बात करें तो इसमें एग्जांपल मिलते हैं ब्लड ग्रुप का। इसमें क्या होता है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि दोनों स्पीसीज अपने आप को एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं इसमें को डोमिनेंस में। तो हम को डोमिनेंस में एग्जांपल किसका लेते हैं, को डोमिनेंस में हम एग्जांपल लेते हैं बेसिकली ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। और ब्लड ग्रुप के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है। ए बी ब्लड ग्रुप में बेसिकली क्या होता है, आई ए एलील, आई ए जीन और आई ए बी, ये दोनों रहते हैं। तो यानी कि दोनों अपने आप को शो करते हैं। तो जिस भी कंडीशन में अगर बहुत एक्सप्रेस करते हैं, बहुत अपने आप को डोमिनेट दिखाते हैं, तो आपका हो जाता है वहाँ पे को डोमिनेंस का केस। तो इसी को हम कहते हैं को डोमिनेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा को डोमिनेंस। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन को ही हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड इंडिविजुअल प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट इज नोन एज अ हाइब्रिड। आप इसको पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, एग्जाम में ही लिखना होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल की मदद से। आप देखिए स्पीकर, इसका मतलब है कि दो डिफरेंट पेरेंट्स आपस में क्रॉस करें, मतलब मेल फीमेल, उसी पेरेंट से आप मैन मैन क्रॉस करेंगे मेल फीमेल, तो एक ही स्पीसीज कहलाएगी, एक ही पेरेंट कहलाएगा, लेकिन डिफरेंट पेरेंट का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए जैसे एक फीमेल हॉर्स है, यानी कि एक मेयर है, फीमेल हॉर्स है, और इसका क्रॉस होगा किसके साथ, इसका क्रॉस होगा इनके साथ, मेल डंकी के साथ। मेल डंकी के साथ इनका क्रॉस होगा, जिसको हम बोलते हैं जैक। मेल डंकी को हम बोलते हैं जैक के साथ इसका क्रॉस होगा। मेयर का क्रॉस जैक के साथ होगा, तो इसका जो रिप्रोडक्शन होगा, तो जिसका बच्चा बनेगा उसको हम बोलते हैं म्यूल, जो कि एक स्टेराइल है, यानी कि वो इनफर्टाइल है। जैसे मेल में होता है, ठीक है, मेल का केस अलग हो जाएगा। लेकिन जैसे एक आपको पता होगा रेडिस और कैबेज, यानी कि गाजर और जो कैबेज होता है पत्ता गोभी, उसमें का भी कुछ इस प्रकार से होता है क्रॉस। तो उसका भी मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, तो ये आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इसका मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ, इसका ऑफ स्प्रिंग का। ये देखिए कुछ इस प्रकार का रहेगा इसका ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया मेयर का, और इसका क्रॉस हो जाएगा मेल डंकी का मेयर का। और इसी प्रकार से ये वाला भी इधर देख सकते हैं आप फिगर, ये वाला आपका फिगर, ये देखिए कैरेट का है, गाजर वाला है फिगर आपका। ये भी उसी प्रकार की एग्जाम्पल में हाइब्रिडाइजेशन किया, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हुआ। एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट और आता है जो है कि लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज जो कि मॉर्गन द्वारा दिया गया था 1910 में। द टेंडेंसी ऑफ द जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को हम बोलते हैं लिंकेज, ठीक है। लिंकेज का टर्म जो है टी.एच. मॉर्गन के द्वारा दिया गया था, एंड डिस्कवर्ड बाई, जो टर्म दिया गया था टी.एच. मॉर्गन के द्वारा, और डिस्कवर्ड किया गया था डब्ल्यू बेटसन एंड आर.सी. पनेट के द्वारा। जो एग्जाम्पल लिए थे स्वीट पी का, जिसको हम बोलते हैं लेथेरस और ऑर्डिरेटस। इसमें क्या हुआ था कि देखिए जैसे एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम इस प्रकार से प्रेजेंट होता है, फिगर बनाया हुआ हूँ। तो आपको बता दें कि एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर यहाँ पे 2 जीन दिखाया गया है, यहाँ पे 2 जीन है, जो 2 जीन प्रेजेंट है ए एंड बी जो है, और एक सी जीन प्रेजेंट है। एक क्रोमोसोम के ऊपर ए बी एंड सी 3 जीन प्रेजेंट है, ए बी सी 3 जीन प्रेजेंट है। तो उसमें से ए एंड बी के अंदर ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सी। तो यही शो करता है कि इसके अंदर जो है आपका, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर देखने को मिलता है सिमिलरिटीज़, ए एंड बी के अंदर सिमिलरिटीज़ देखने को मिलता है। ये शो करता है लिंकेज को, जो पास पास है वो लिंक हो जाते हैं, तो वहाँ पे लिंकेज देखने को मिलता है। और सी के अंदर डिसिमिलरिटी देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी। तो यही होता है लिंकेज। फिर अगर हम आगे चलें तो अगला पॉइंट अपना आता है सेक्स डिटर्मिनिज्म। क्या है सेक्स डिटर्मिनिज्म एंड सेक्स क्रोमोसोम के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमन का सेक्स क्रोमोसोम जो है 46 होता है, जिसको हम बोलते हैं 2n, यानी कि 2 × 23 ये हो जाता है 46 क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमंस। एंड अगर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनिज्म का, कैसे पता चलेगा कि कोई जनरेशन मेल आएगा या फीमेल आएगा, सेक्स का डिटर्मिनेशन यानी कि सेक्स डिटरमाइंड कैसे करेंगे, आने वाला जनरेशन क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, किसी भी
या फिर इनफर्टाइल कपल होगा, या फिर क्या होगा आने वाला जनरेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो हम आपको बता दें इसमें जो है क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाई, जो क्रोमोसोम है ये डिस्कवर्ड किया गया था बाई हेंकलिंग के द्वारा। हेंकलिंग ने इसको डिस्कवर्ड किया था। एंड कार्ड एक्स बॉडी, जिसको हम एक्स बॉडी कहते हैं क्रोमोसोम को, जैसे आपको पता होगा एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल का एंड एक्स वाई मेल का। तो यहीं से हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक्स वाई फादर है एंड एक्स एक्स मदर है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जो इसका क्रॉस बनेगा, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसका जो क्रॉस बनता है एक्स का आएगा, तो यहाँ पे इसका क्रॉस होगा एक्स के साथ, तो एक्स एक्स एंड एक्स का एक्स वाई के साथ। तो अगले जनरेशन में, जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, तो उसका कुछ इस प्रकार से होगा। अगले जनरेशन में जाने के बाद एक आएगा मेल एंड एक आएगा फीमेल, ठीक है। तो उसमें से पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि चांस क्या है। जो अगला जनरेशन जाएगा उसमें आता है एक मेल एंड एक फीमेल, एंड मतलब 2 मेल रहेगा तो 2 फीमेल रहेगा, ठीक है। जो यहाँ पे है इसमें से दिखाया गया है कि 2 मेल रहेगा 2 फीमेल रहेगा। इसका डायग्राम पूरा नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताते हैं ये जो है 2 फीमेल एंड 2 मेल अगले जनरेशन में होंगे, एक जनरेशन से जाएंगे। तो 4 अगर किसी का, अगर एक पेरेंट को 4 चाइल्ड है, तो उसमें चांस रहेगा कि 50-50% दोनों का चांस रहेगा होने का। तो यही इसी क्वेश्चन आता है सेक्स डिटर्मिनिज्म से, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ चांस टू ऑफ स्प्रिंग इज मेल और फीमेल। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि कितना % चांस है कि लड़का होगा या लड़की होगा किसी भी पेरेंट को। तो यहाँ पे चांस बनता है 50%। बट अगर क्वेश्चन पूछेगा डिसाइड कौन करेगा, तो डिसाइड मेल करता है। बट अगर पूछेगा कि चांस कितना बनता है मेल एंड फीमेल होने का किसी भी बच्चे का, तो 50%। इफ़ 2 बेबी आर प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग फीमेल 2 टाइम्स नेक्स्ट इज, अगर लगातार किसी फीमेल को 2 बार जो है मेल फीमेल, यानी कि अगर फीमेल बर्थ हुई है, तो क्या अगली बार चांस बनता है कि उसके कौन सा बर्थ होगा, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे आपका वही चांस बनेगा 50% का, ही नहीं कि वहाँ पे 70% 100% चांस बन सकता है, ठीक है। फिर अगर हम आगे चलें तो आगे आता है, इसी के अंदर ही आता है, एक होता है ZW, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ZW एंड ZZ, जिस प्रकार से यक्स एंड यक्स इसको हम बोलते हैं, यक्स एंड यक्स को हम बोलते हैं होमोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव, एंड इसको हम बोलते हैं यक्स वाई को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस रिसेसिव। तो होमोजाइगस मतलब होता है सेम, हेट्रोजाइगस मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। होमोजाइगस मतलब होता है सेम एंड हेट्रोजाइगस मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे है ZW जो है फीमेल को दिखाया गया है, क्या है, ये हेट्रोजाइगस फीमेल है। ZW जिस प्रकार से हम एक्स वाई को हेट्रोजाइगस कहते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हेट्रोजाइगस जो है, हेट्रोजाइगस फीमेल कौन है। तो यहाँ पे मेल तो यहाँ तो फीमेल होमोजाइगस होती है ह्यूमन के केस में, लेकिन अगर हम बात करें एग्जांपल बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस की, तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस में क्या होता है, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड फिशेस में जो फीमेल होती है वो हेट्रोजाइगस होती है, और जो मेल होता है वो होमोजाइगस होता है, जिसको हम जेड से दिखाते हैं। फिर एक एग्जांपल आता है यक्स यक्स फीमेल एंड यक्स ओनली यक्स ओ मतलब यहाँ पे एब्सेंट दिखाया गया है। तो यक्स ओ जो है मेल कौन होता है, उसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रास होपर एंड कॉकरोच, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल पूछता है यक्स ओ फीमेल किस में होगा, यक्स एक्स मेल किस में होगा, तो ये हो जाएगा डक का एग्जांपल। तो ये आपका एग्जांपल था, जिसको याद कर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQ जो है, इंपॉर्टेंट MCQ आपका बनता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन अभी आपका है डिफाइन लिंकेज, तो आप इसका आंसर अपने से करिएगा। डिफाइन लिंकेज अभी मैं आपको बता के आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला आपका क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एन ऑर्गेनिज्म विच विथ 2 सिमिलर एलील्स फॉर ए कैरेक्टर इज कॉल्ड। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका 2 सिमिलर एलील है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 सिमिलर एलील्स को हम क्या कहेंगे इस केस में, तो इसका हो जाएगा होमोजाइगस, क्योंकि होमोजाइगस ही सिमिलर एलील्स को प्रोड्यूस करता है। होमोजाइगस ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट स्वीटेड मेंडल। कौन सा कैरेक्टर जो है मेंडल नहीं बताए थे, तो हो जाएगा शेप ऑफ द लीफ। शेप ऑफ द लीफ जो है मेंडल द्वारा नहीं बताया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पहले में ऑप्शन नंबर डी, दूसरे में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा आपका होगा, तो आपका तीसरा क्वेश्चन जो है होगा द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जो है कितना रेशियो बनता है,
तो उसके बारे में पूछा हुआ है यहाँ पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा 3:1, इसका हो जाएगा 3:1 हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स, ठीक है, इन इट्स पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथे का द हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑल जीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, तो इसका हो जाएगा जीनोम। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है अ क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड वन ऑफ द रिसेसिव पेरेंट इज, तो इसका हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। तो इसी प्रकार से अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपके दिखाई दे रहा होगा अ क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड वन ऑफ द रिसेसिव पेरेंट्स इज बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, तो इसका ऑप्शन नंबर टेस्ट क्रॉस डी नंबर से हो जाएगा। फिर हीमोफीलिया जो है वो मोर कॉमन होता है मेल में, बिकॉज क्योंकि जो रिसेसिव कैरेक्टर कैरिड बाई द एक्स क्रोमोसोम, तो इसका आसानी से हो जाएगा क्योंकि हीमोफीलिया इज यक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है, तो इसके बारे में आपको पता होगा। फिर अगला क्वेश्चन है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर इन इक्वल आर्म्स, जो मेटासेंट्रिक होता है उसका आर्म्स जो है इक्वल होता है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है 8वां द ट्रेट कैरीड बाई जी, द ट्रेट यानी जो ट्रेट है वो कैरीड होता है जीन के द्वारा प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम आर होलैंड्रिक ट्रेट, उसको हम बोलते हैं होलैंड्रिक ट्रेट। तो क्वेश्चन पूछेगा होलैंड्रिक ट्रेट क्या है, तो ट्रेट कैरीड बाई जीन पेरेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, जो भी ट्रेट वाई क्रोमोसोम के द्वारा कैरीड किया जाता है वाई क्रोमोसोम के द्वारा, वो उसी को हम कहते हैं होलैंड्रिक ट्रेट। फिर अगला क्वेश्चन आता है 9वां व्हेन अ नॉर्मल वुमेन मैरी अ कलर ब्लाइंडनेस ऑल द बेबी बॉयज विल बी, तो यहाँ पे इसका 50%, मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा 50% चांस रहता है, नहीं कि 25, नहीं कि 75, हमेशा 50% वाला सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है विच वन इज द ट्रू मेल ड्रोसोफिला ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसका हो जाएगा x/a = 0.5, इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलिए। 10वां क्वेश्चन है विच ऑफ, अगला क्वेश्चन क्या है आपका विच वन इज ट्रू अबाउट मेल ड्रोसोफिला, तो मेल ड्रोसोफिला का ये जो अभी मैंने बताया आपको, ये जो रिपीट है द एक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जे शेप्ड, ठीक है, किस शेप का है, जे शेप्ड का। फिर उसके बाद आपका 11वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, अगला नंबर 12 नंबर आपका आता है इफ़ ए कपल हैव 5 गर्ल परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 चाइल्ड टू ए गर्ल, तो इसका हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर डी। मैच द फॉलोइंग्स को मैच करना है, मोनो हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो है, डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो, तो इसको बताने का जरूरत नहीं, इसको आप लोग देखिएगा एंड काफ़ी आसान, इसको मैं अभी पूरे हर एक वीडियो में डिस्कस किया, लेकिन आपको बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे चलें तो आगे हो जाएगा आपका इसमें 14 नंबर पे हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ पीपॉड वेयर चूजन बाय मेंडल, तो हो जाएगा पूछा है पीपॉड वेयर चूजन बाय मेंडल, हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ पीपॉड आर चूजन बाय मेंडल, तो आपको बताना है, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2, ठीक है। और डाई हाइब्रिड कंडीशन इसमें से कौन सा है, सिंपल सा दिख रहा होगा, इसमें मैंने आपको बताया था एग्जांपल लेके, जो है कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ए जो है इसका डाई हाइब्रिड का कंडीशन है। फिर उसके बाद हम अगले ऑप्शन में चलें तो इन ए क्रॉस 45 टॉल एंड 14 ड्राफ्ट प्लांट वेयर ऑप्टेन जीनो टाइप ऑफ पेरेंट इज, तो इसका ये हो जाएगा सी, आपको सिंपल से दिख रहा होगा। गैमीट आर नेवर हाइब्रिड, दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन के द्वारा ही वेरिएशन होता है, नहीं कि फर्टिलाइजेशन, मियोसिस, माइटोसिस, तो अलग अलग है। मैरिज बिटवीन द क्लोज रिलेटिव अवॉइड बिकॉज इंक्लूड इन रिसेसिव एलील्स कम टुगेदर, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।